तो चलिए सर जी, आपका जो रिक्वायरमेंट था उसको हम डिस्कशन कर ही लेते हैं ना। देखिए न्यूटन्स, क्या सर जी, न्यूटन्स, और ये जो भी होगा सर जी यूनिवर्सल, क्या, हाँ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ, यस, ग्रेविटेशन, ये हम बात कर लेंगे क्या। देखिए ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझिए मेरे प्यारे बच्चे। एक बात ध्यान में रखिएगा, दुनिया का जो भी ऑब्जेक्ट है वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचता है। लेकिन जाहिर सी बात है, सबका खींचने का अपना अपना क्षमता होता है। आपका क्षमता इतना कम है कि पृथ्वी आपको उल्टा खींच के रखा हुआ है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एक बात समझ में आ गया है कि पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दुनिया में जितना यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को खींच के रखा हुआ है कौन, पृथ्वी। अगर इसको हम दूर भी करना चाहते हैं तो फटाक से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हेल्प से खींच के वापस ले आता है। इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट इमेजिन मेरे प्यारे बच्चे कि अगर यदि दो ऑब्जेक्ट इसको हम लिए और सपोज दैट कि ग्रेविटी आपका नहीं रहता, पृथ्वी नहीं रहता, जस्ट इमेजिन, फिर से आई रिपीट, तो इसको जब हम छोड़ देंगे तो क्या ये गिरेगा, नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इसमें ग्रेविटी है तो गिरेगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आए हैं जिनका नाम है न्यूटन, वो बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन देकर के गए हैं। उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है हर एक दूसरे को खींचता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी ये है कि इसका मास इतना कम है कि इसको हम जैसे ही छोड़ देंगे पृथ्वी ही दोनों को खींच लेगा। ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक क्या किए, न्यूटन, ये बोले कि काम कीजिए, आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास कुछ भी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो। उस टाइम पे यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है इसको समझिएगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अभी हम पहले ही बोले कि कोई भी वस्तु एक दूसरे को खींचता ही है। तो ये खींचेगा इसको और ये खींचेगा इसको, है कि नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा दोनों सामने आ जाएगा, टच में आ जाएगा। लेकिन कब ऐसा संभव है, जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगा तब। अब यहां पर एक सवाल, न्यूटन एक सवाल किए कि कितना फोर्स से अट्रैक्शन हुआ, कितना फोर्स लगा दोनों के बीच में। तो ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देखे गए हैं। इनका ये कहना था कि फोर्स जो लगता है ना वो दो बात पर डिपेंड करता है। पहला बात ये है कि जितना मास इसका होगा, जितना मास इसका होगा, दोनों का प्रोडक्ट, ये हो गया दूसरा, नहीं पहला हुआ। उसके बाद दूसरा डिपेंड करेगा कि इसका डिस्टेंस कितना है। ऑब्वियसली देखिए, अगर ये सामने सामने है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, खींचने का क्षमता ज़्यादा होगा। दूर में है, खींचने का क्षमता घट जाएगा। हम ले जाएंगे इसको कॉलेज गेट, ठीक है, एक को ले जाएंगे कॉलेज गेट, खींचने का क्षमता और कम हो जाएगा। रांची ले जाओ और कम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, है ना, और कम हो जाएगा। इसका मतलब सर, अगर दो बॉडी के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। ठीक है, और यदि दो ऑब्जेक्ट का मास अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। मतलब मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा
तो फोर्स कम। इसका मतलब अब इसका बोलने का स्टाइल देखो फिजिक्स में, इसको हम बोलेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। इसको m1 बोल देंगे, इसको m2 बोल देंगे। इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद यदि हम बात करेंगे अलग, अगर इसका हम डिस्टेंस का अगर हम लेके चलेंगे तो बोलेंगे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, लेकिन स्क्वायर यहां पर होना चाहिए, ठीक है। बोलेंगे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बात समझे ना, हमने बोला चमका ना, यस। तो हम लोग यहाँ पर आज वही डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, और हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कि कितना फोर्स लगता है। आप लोग बोलेगा अच्छा इतना फोर्स लगता है, तो फोर्स इक्वल जो आपका मान निकलेगा, फोर्स इक्वल टू, हालांकि उसमें कांस्टेंट लगाएंगे हम इक्वल के बाद कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? और ये हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, इसी बात को हम सीखेंगे अभी, है ना। तो सबको ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो केस में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दो केस में। सबसे पहले हम देखिए फॉर्मूला ही बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा, है ना, वो लगेगा कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, इट इज वेरी क्लियर। इतना फोर्स लगेगा, इनका ये कहना था। अब देखिए अगर यदि आपके पास दो, देखिए हम यहां से प्रूफ करना शुरू करते हैं। चलिए यहां से हम प्रूफ करना शुरू करते हैं, प्रूफ, ठीक है। इसको हम प्रूफ करेंगे अभी, है ना। सबसे पहले फिगर देखिएगा, जस्ट इमेजिन कि आपका मास m1 है ना, मास m1 है, ठीक है, मास m1 है। क्लियर? इसके बाद एक हम और एक मास लेते हैं जो मास m2 होगा। थोड़ा सा इसका हम छोटा साइज लेते हैं, थोड़ा छोटा, ठीक है। इसका हम हल्का बड़ा लेते हैं। चलो, तो मेरे पास दो चॉइस है। हम चाहेंगे इसको कैपिटल M मान लेंगे, ठीक है, इसको स्मॉल m, या फिर m1 इसको मान लेंगे m2। इट इज वेरी सिंपल, है कि नहीं? देखिएगा, हाँ देखिए इसके बाद अब यहाँ पर ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक। आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ यहाँ पे आके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो फिर साइलेंट रहोगे तब ना, डिस्कस नहीं करोगे अपने में, बात समझा। चलिए देखिए इसका डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ से यहाँ, है ना, ये लेंगे, इसका डिस्टेंस हम r मान के चल रहे हैं। कितना? r। ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है। इट इज वेरी सिंपल। किस पे? सेंटर ऑफ मास पे। यहां पर देखिएगा ये हो गया, ये हो गया फोर्स एक लगेगा, इसके कारण, ध्यान से, इसके कारण लगने वाला फोर्स लगेगा इधर, और इसके कारण एक फोर्स लगेगा इधर। तब देखिएगा तो एक फोर्स यहां हो जाएगा, एक फोर्स हो जाएगा इधर, ऐसे। क्लियर? मतलब यही फोर्स, और यहां पर यही सवाल उठेगा कि यहां पर फोर्स कितना लग रहा है। हम लोग सवाल यहां पर यही करेंगे। इट इज वेरी क्लियर ना। तब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको स्टेप 1 में हम लेते हैं। स्टेप 1 में बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली, है ना, प्रोपोर्शनल टू द ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2, ये लेते हैं, है कि नहीं। बोले हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2। मतलब फोर्स जो आपका है ये समानुपाती होगा गुणनफल किसके? m1 और m2 के।
है कि नहीं, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दैट्स क्लियर। इसके बाद ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में देखेंगे हम क्या करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज एफ इनवर्सली का मतलब 1 हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बोला है ना। देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे सर जी, बात समझे ना। हाँ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये दोनों के बीच में। क्लियर। अब इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में देखिएगा। 1 में देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर देखिएगा फोर्स इज इनवर्सली है। तो फोर्स देखिए एक साथ आपका इक्वल लेके चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिएगा फोर्स और ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखिएगा m1 m2 और ये इंटू हो जाएगा 1/r² के। अब यहाँ पर देखेंगे यार, अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे ना, और इसके बदले में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट कुछ लगेगा। अब क्या होगा कांस्टेंट, सवाल ये उठता है। देखिएगा तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G हम लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि इसी को माना गया है कांस्टेंट, है ना, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा m1 m2 और y हो जाएगा r², और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बात समझे ना। अब यहाँ पर एक केस जरा याद कीजिए, है ना। देखिएगा स्पेशल केस लेते हैं, है ना, स्पेशल केस। अगर यदि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू अगर 1 अगर आ जाता है, जैसे ये भी आपका जस्ट इमेजिन 1 kg है, ये भी आपका 1 kg है, जस्ट इमेजिन, है ना, इतना है। और ये r जो है जस्ट इमेजिन ये भी आपका चलिए 1 मीटर है, जस्ट इमेजिन। तो उस टाइम पे देखिए ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल G के बराबर आएगा। ठीक है, बोला चमका ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये G क्या है, तो लिख दीजिएगा वेयर G इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इसका मान एनीबॉडी को बता सकते हैं क्या। देखिए इसका मान हम यहाँ पर बताते हैं, इसी के बाद जस्ट लिख लीजिएगा। देखिए 9 पॉइंट नहीं बल्कि 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे ताकि याद रहेगा, है ना। ये हो गया, तो यहाँ तक ये क्लियर है। अच्छा एक बात, तो लोग ग्रेविटेशन और ग्रेविटी तो क्या आप लोग एक समझते हैं क्या? आंसर है नहीं। ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटेशन अलग है। ग्रेविटेशन मतलब एनी टू बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जब पृथ्वी के अकॉर्डिंग जो बात होगा उसमें ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। अच्छा इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और अगर हम जी ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कैपिटल जी इक्वल टू एफ r² बाई m1 m2,
होगा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसका एसआई यूनिट बात कर सकते हैं, सीजीएस यूनिट बात कर सकते हैं, ये सब है कि नहीं, सब हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दे इधर, ये तो हो गया होगा क्या, गन्ने किए हैं, नोट कर लीजिए। देखते हैं, बैठ जाओ, चलिए देखते हैं। इसके बाद अब देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, देखिए यूनिवर्सल कांस्टेंट, तब देखिएगा इज इक्वल टू, पहले देखिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो जी इक्वल टू जानते क्या है सर जी, देखिए एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2, अब जाहिर सी बात है सर, हाँ टू गुड। अब इसके बाद देखिएगा ये फोर्स तो हो जाएगा न्यूटन, इसके लिए हाँ मीटर स्क्वायर बाई M1 M2 है, इसका मतलब सर इसका हो जाएगा केजी और इसका भी हो जाएगा केजी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा केजी स्क्वायर, फिर ऊपर चला क्या हो जाएगा, हाँ पर केजी स्क्वायर। इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कि कैपिटल जी का यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट इज़ वेरी क्लियर। अगर हम बात कर लेंगे इसका सीजीएस की, क्या सर जी, हाँ द सीजीएस यूनिट ऑफ, डायरेक्ट करते हैं ना, जी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूटन है, तो पर क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, डाइन। देखिए डाइन में आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर DYN लिख के छोड़ सकते हैं ना, डाइन। इसके बाद यहाँ पर मीटर तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा केजी है तो ग्राम, और लिख जाएगा पर ग्राम स्क्वायर। ये अगर इसका हम बात कर लेंगे डायमेंशन फॉर्मूला की, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, देखिएगा न्यूटन है तो जाहिर सी बात है यानी कि फोर्स, तो फोर्स का होता है ML T-2। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर M2 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, हेलो चेक, L2 हो जाएगा, इसके बाद M-2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग केवल सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, देखिए M-1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा L3, इसको हो जाएगा T-2 क्या, और ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही लिखते हैं।